गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आज ये हमारा 15वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 14 वीडियो बना करके KPM वर्चुअल क्लासेज यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर सुरक्षित कर दिया है। आप सभी लोग चैनल पर जा करके पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। पार्ट 1 में ये जो हेडिंग है आपकी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग फॉर बोर्ड एग्जाम और उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे इस साल कक्षा 12 में प्रवेश ले चुके हैं। आज हम आपका समय ज़्यादा न बर्बाद करते हुए, क्योंकि मैंने पिछली हेडिंग में थोड़ा आपको समझने का तरीका बताया था, लेकिन अब आप मुझे समझ में आ चुका है कि जो हमने 14 नंबर के वीडियो में तरीका बताया था वो आप यहाँ फॉलो करेंगे। अब जो बच्चे उस तरीके से वंचित हैं वो उस वीडियो को जा कर के देखेंगे और तरीका जान जाएंगे कि हमको पढ़ना कैसे है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपनी हेडिंग पर। देखिए इसमें लिखा हुआ है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमारी हेडिंग जो है वो 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं में बटा हुआ है। वैद्युत ध्रुव का मतलब क्या है? यहाँ पे एक हम द्विध्रुव लेंगे जो कि -Q तथा +Q से मिलकर बना है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम L लेंगे। ये हो गया वैद्युत ध्रुव। अब उसकी निरक्षीय स्थिति में तुम फिगर में क्या करेंगे, ऊपर की तरफ निरक्षीय, यदि अक्षीय होता तो सीधे जाता, निरक्षीय है तो ये ऊपर की तरफ हम इसको, ये देखिए निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, P ले लेंगे किसी बिंदु P पर। तीसरा हिस्सा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे, इस लाइन को हम यहाँ मिलाएंगे और ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। ये मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। तो अब हम इस डेरिवेशन को फिगर के माध्यम से लिखने का प्रयास करेंगे। मतलब हमारा जो हेडिंग है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हमको वैद्युत ध्रुव क्लियर होना चाहिए, फिर उसकी निरक्षीय स्थिति क्लियर होनी चाहिए और फिर किसी बिंदु को एक पॉइंट्स होगा वहाँ पे तीसरा पॉइंट हो गया और चौथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। कैपिटल K है। पिछली डेरिवेशन में भी ये लैंग्वेज लिखा गया था, इस डेरिवेशन में भी ये लैंग्वेज है, कॉमन है। एक बार फिर से देखते हैं। माना एक वैद्युत ध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अब हम डिफाइन करेंगे कि द्विध्रुव किससे मिलकर बना है, तो लिखेंगे कि द्विध्रुव -Q तथा +Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी L है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु
O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे एक पॉइंट्स मैंने छोड़ा है, क्यों? उसको समझाने के लिए। एक यहाँ बिंदु लिखा है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहाँ पे मैंने क्या छोड़ा कि R दूरी पर किधर, अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में। तो उस बिंदु को बताने से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, इसका नोट्स आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है, आप वहाँ से एक्सरसाइज करेंगे। ये जो क्लास की जा रही है वर्चुअल क्लास, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए की जाती है। यदि इसमें कोई भी बिंदु छोड़ करके बताया जाता है तो उसको आप एडिटिंग ना माने कि यहाँ पे छूट गया है और वो मेरे पेपर में जब मैं प्रैक्टिस करूँगा तब वो छूट जाएगा। आपको प्रैक्टिस अपने नोट्स से करनी है, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी जाती है। जो बच्चे नोट्स नहीं पाए हैं वो हमसे एक बार फिर से संपर्क करेंगे और पूरे पाठ का नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये क्लास केवल समझाने के लिए, आप केवल बोर्ड पर ध्यान देते रहें और इसको समझिए, फिर अगेन अभ्यास कीजिए। चलिए, यहाँ पे दिखा हुआ है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ये समझाने के लिए यहाँ पे पॉइंट एक छोड़ा गया कि किस स्थिति में। तो हमने हेडिंग में देख रखा था निरक्षीय स्थिति में, तो दूरी पर यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि उसकी निरक्षीय स्थिति में, उसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है। अब ये क्लियर हो गया कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर उसकी अक्ष में नहीं जाना है, उसके निरक्ष में जाना है। एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि जो ये अक्षीय और निरक्षीय होता है, अक्षीय वो और निरक्षीय, ये दोनों वर्ड आपसे, निरक्षीय का मतलब हो गया अनुप्रस्थ और अक्षीय का मतलब हो गया अनुदैर्घ्य। इन नामों से भी पूछ सकता है। आपने तरंग में पढ़ रखा है कि अनुप्रस्थ किसे कहते हैं और अनुदैर्घ्य किसे कहते हैं। यहाँ पे उस प्रकरण को लेकर के यदि हम समझाने में पढ़ेंगे तो हमारा समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। बट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि निरक्षीय अनुप्रस्थ होगा, अक्षीय अनुदैर्घ्य होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, द्विध्रुव -Q तथा +Q से मिलकर बना है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर उसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूँकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस की कमी है, इस नाते हम इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये आपकी समझने की क्लास है। नोट करने के लिए आपके पास PDF भेज दिया गया है, उस कॉपी से आप नोट कर लीजिए। फिगर अभी हम लोग नहीं इरेज करेंगे क्योंकि फिगर में हमको अभी समझना है, और ऊपर की बात भी हम हटा देते हैं क्योंकि आपको ये सब चीज़ मालूम चल चुका है कि हमारा विषय वस्तु क्या है, ताकि हमको अच्छा खासा स्पेस इसमें बोर्ड पर मिल सके। डेरिवेशन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, समय लगेगा, और आप इसको ध्यान से देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। आप देखिए हम लोग ने क्या लिखा था वहाँ पे, ये मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए ये L हो गया, ये R हो गया, और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। बिंदु P पर क्या रखा हुआ है, एक परीक्षण आवेश Q0 है। तो यहाँ पे हम उस बात को भी लिख सकते हैं कि चूंकि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0
रखा है, जिसके कारण प्लस क्यू पर, अब यहाँ पे जिसके कारण ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा डायरेक्टली आप बता दीजिए, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ताकि डेरिवेशन आपको क्रिटिकल ना लगे। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रखा है, ये बताइए। अब हमारा नेक्स्ट काम यहाँ पे क्या होगा कि इसके डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है इस तरीके का फिगर, और ये आपका हो गया डिस्टेंस दे रखी है L, और ये दे रखा है R, ये आपका O, ये B, और ये क्या हो गया P। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ये आपको मालूम है, ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये भुजा आधार भुजा कहलाती है, और ये भुजा लंब भुजा कहलाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, यदि हम उसकी दूरी कर्ण की वैल्यू निकालना चाहें तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे हम लंब का वर्ग कितना है, आर स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है यहाँ पे एल स्क्वायर। तो ये टोटली आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपका जो कर्ण है BP कह सकते हैं, तो BP की वैल्यू क्या होगी, BP स्क्वायर हो गया। तो BP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर इधर अंडर रूट में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे BP की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस सिस्टम आपके समझ में आ गया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पोर्शन से आर और एल दिया हुआ है, इससे हम कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगी, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान, और आपको मालूम है यहाँ क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। अब आर हमारी निकल के आई है इतनी, तो इसको अभी हम इस स्टेप में दिखाएंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K भी होगा, K इंटू क्यू अपान, ये देखिए अंडर रूट और अंडर रूट के स्क्वायर जो है ये कट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक स्टेप यहाँ देखना चाहें तो समझ सकते हैं कि आखिर ये कट क्यों गया, क्योंकि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो लिखा होता ये स्क्वायर लिखा हुआ था, इसको हम लिख क्या सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंडर रूट को लिखते हैं 1/2, और इसके ऊपर बाहर लगा हुआ है 2, तो इस 2 ने इस 2 को काट दिया, शेष कितना बचा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो बचा, वही पोर्शन यहाँ पे लिख दिया गया है। मैथ के बच्चे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इसको, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। अब माइनस क्यू के कारण वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर दिस ईयर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपका हो गया E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस पोर्शन को देख करके हम लोग इसी प्रकार डायरेक्ट करके लिख सकते हैं। देखिए इधर का पोर्शन और माइनस क्यू के कारण सेम है दोनों डिस्टेंस, इस नाते वो यही इक्वेशन आपका आएगा। इसको ध्यान से देखिए, हमने E1 निकाल लिया और E2 निकाल लिया। अब क्या होगा, इसको हम इरेज करते हैं स्पेस की कमी के कारण। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो बिंदु P है, बिंदु P AB को 2 घटकों में वियोजित करता है। एक आपका होता है समांतर घटक और एक होता है आपका ऊर्ध्व घटक। देखिए अब यहाँ पे प्लस क्यू था, ये भी प्लस क्यू था, इसलिए तीव्रता E1 इस साइड में होगी और ये तीव्रता माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा, E2 इस साइड में होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो E1 और E2 हैं वो
ए बी के दो घटकों में, उसको क्या करते हैं, ए बी को दो घटकों में वियोजित करते हैं। एक हो जाएगा आपका समांतर घटक, यूँ ऐसे दिखाया जाएगा, और एक आपका हो जाएगा ये ऊपर नीचे समांतर घटक और ये ऊर्ध्व घटक। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा और ये हो गया E2 साइन थीटा, दो घटकों में वियोजित करने पर। और यहाँ पे हो गया ये E2 काश थीटा और ये हो गया E1 साइन काश थीटा। तो देखिए ये दोनों सेम होने के कारण, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो अतः यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो पोर्शन होगा E परिणामी, तो ये आपका आ जाएगा परिणामी जो आएगा E इज इक्वल टू, यहाँ पे यदि एंगल थीटा बना रहा है तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 काश थीटा और प्लस E2 काश थीटा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपकी होगी E इज इक्वल टू E1 cos थीटा एंड प्लस E2 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस वन इक्वेशन 1 और 2 आपने नोट्स में देखिएगा माना गया था, उनकी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एंड Q अपान क्या था वहाँ पे R² प्लस L² और एक cos थीटा एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। हमको फिगर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम स्पेस की कमी के कारण इरेज कर देते हैं। Q अपान R² प्लस L² इंटू कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये पोर्शन सेम है, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 के एंड R² प्लस L² और भीतर बचेगा 2 कॉस थीटा। क्यों, कॉस थीटा और कॉस थीटा बचेगा, वो दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए आपका फिगर ये था, जनरली फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये आपका हो गया R, ये हो गया L, ये हो गया √R² प्लस L², ये P पॉइंट था, ये O पॉइंट था और ये B पॉइंट था। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, मतलब OB अपान BP। आधार ये है, कर्ण ये है, तो आधार की वैल्यू कितनी है L अपान √R² प्लस L²। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा आ रहा है उसकी वैल्यू वहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो ये आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R² प्लस L² और यहाँ हो गया 2 इंटू L अपान R² प्लस L² की पावर, इसको हम अंडर रूट को 1/2 लिख लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। बस यहाँ तक का हम डालते हैं। टू बी कंटिन्यू अगेन एबव, ऊपर शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपका स्टेप बन के आएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू, ये क्या कर लीजिए 2 को यहाँ कर दीजिए और L को भी यहाँ कर लीजिए और 1 अपान अगले स्टेप में R² प्लस L², इसके ऊपर कितने घात है 1 और इसके ऊपर है 1/2। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1/2 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 2 एकम 2 और 1 3/2। तो यहाँ पे आपका आ गया 3/2, क्योंकि गुणा करते समय घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। देन अब हम एक कंडीशन लगाएंगे कि चूंकि हमको मालूम है, चूंकि P इज इक्वल टू कितना होता है 2QL एंड L इज वेरी वेरी लेस देन R। तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कराएंगे और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL की जगह पे हो जाएगा P अपान R² की पावर, ये तो नगण्य हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा ये, और 2 ने 2 को काट दिया। देन दिस इम्प्लाई दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपान R की पावर 3। ये आपकी आ गई E की वैल्यू। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट K इज इक्वल टू 1
निर्वातत्व वायु के लिए, तो ये आपका आ जाएगा E = 1/4πε0 इंटू P/r⁴। ये आपका फाइनली डेरिवेशन हुआ। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये आपकी एडिंग कंप्लीट हो गई। इस डेरिवेशन को आप लोग रब पर करेंगे। यदि किसी भी बच्चे को कहीं भी समस्या आती है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करेगा या मैसेज डाल सकता है कि सर इस डेरिवेशन को एक बार पुनः फिर से बता दीजिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप यदि इस डेरिवेशन को 10 बार पूछेंगे तो मैं 10 बार भी बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब आपकी परीक्षा हो तब मुझे 10 में 10 मार्क्स भी चाहिए। यदि 10 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो वहाँ पे हमको 10 नंबर चाहिए, क्योंकि मैं जब 10 बार बता सकता हूँ तो मैं भी अपेक्षा करता हूँ कि आपके भी 10 में 10 मार्क्स आए। वैसे ये डेरिवेशन आपके 3 नंबर या 5 नंबर इन दोनों नंबरों में से पूछा जा सकता है, और इस बार बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना आपके ये डेरिवेशन 100% है। सभी बच्चों से मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि वो पढ़ते समय किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो जो हमारे विद्यालय के द्वारा वर्चुअल क्लासेस चलाई जाती हैं, तो उस वर्चुअल क्लासेस जो चलाई जा रही हैं उसमें ज्वाइन हो करके हमारे व्हाट्सएप पे अपनी समस्या भेजिए। मैं किसी भी विषय का आपके सलूशन को आप तक भेजूंगा DTH प्रणाली के माध्यम से, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो शिक्षण सामग्री है वो आपके घर डायरेक्ट टू होम आपके घर पहुंच सकती है। इसमें आपकी ही सहभागिता जरूरी है, क्योंकि अभी आपने सुन रखा है कि हमारे देश में कोविड-19 के टाइम एक स्लोगन बताया गया है कि आत्मनिर्भर। आपने भी सुना होगा आत्मनिर्भर क्या है? हमें आत्मनिर्भर भारत का एक निर्माण करना है। तो उसी के तहत यदि हमारे क्लासेज ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं, वर्चुअल क्लासेज स्टार्ट किया गया है, वो क्लासेज चलाई जा रही हैं। अब हम स्कूल यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आत्मनिर्भर भारत यदि बन सकता है तो हम लोग भी अपने शिक्षकों के साथ मिलकर अपनी समस्याओं और समाधानों को एक साथ कम्युनिकेट करके आत्मनिर्भर साक्षर भी बन सकते हैं और देश आत्मनिर्भर भारत बनाने में आगे अपनी सहभागिता भी दिखा सकते हैं। धन्यवाद।